हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका। मैं विष्णु कुमार सिंघल एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूं एटर्नल क्लासेस में। हमने शुरू किया हुआ है क्लास 10th सोशल स्टडीज के लिए एक स्पेशल एग्जाम सीरीज, एक स्पेशल एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज हमने यहां पर आपके लिए स्टार्ट की हुई है, जिसमें एग्जाम से रिलेटेड आपकी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर ब्लूप्रिंट, आपका जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस से रिलेटेड सीरीज हमने यहां पर क्या की हुई है बेटा, स्टार्ट की हुई है। और उन्हीं क्वेश्चंस को हम वन बाय वन यहां पर डिस्कस करते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे, हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो क्वेश्चंस है आपके हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अभी यहां पर शुरू करेंगे। कौन सा चैप्टर है बेटा? हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान बोर्ड के बच्चों के लिए ये जो चैप्टर है ये आपके ब्लूप्रिंट में टोटल 6 मार्क्स का चैप्टर दिया हुआ है, और ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चंस तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे जो कि 2 नंबर के हो जाते हैं, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, और आपका सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा और जो होगा 4 मार्क्स का, और वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऐसे टाइप क्वेश्चन आपका होगा वहां पर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके पास टोटल कितने क्वेश्चंस आने हैं इस चैप्टर में से? इस चैप्टर में से आपके टोटल 3 क्वेश्चंस आने हैं। 2 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि 1 मार्क के होने हैं, और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो कि आपका 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा जो आपका 4 नंबर का होगा। इस तरह से टोटल चैप्टर आपका 6 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के रिगार्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, चलिए उन सारे क्वेश्चंस को हम यहां पर डिस्कस करते हैं जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपको यहां पर डिस्कस कराए जा रहे हैं इनको तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करना ही है, साथ ही साथ आपके बुक के अदर क्वेश्चंस जो है वो भी आपको देख लेने हैं। ठीक है, लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं यहां पर सॉल्व करवा दूंगा उनसे आपका काम आसानी से हो जाएगा, ये मेरी आपको श्योरिटी है, ये मेरा आपको आश्वासन है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस को। क्या है हमारा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बेटा एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा हम। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन नेशनलिज्म। देखो एक क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड तो है ही, लेकिन ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड भी हो जाता है। यही सेम क्वेश्चन देखो, वैसे इस चैप्टर में से केवल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, लेकिन फिर भी मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर लिया है। क्यों लिया है इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो है आपका उसमें से आपके जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आने, और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। और ये क्वेश्चन अगर आपका चैप्टर नंबर 2 में से नहीं बनेगा तो चैप्टर नंबर 1 में भी, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 का नाम भी क्या है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसलिए ये क्वेश्चन एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन 2 मार्क्स में आना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिफाइन नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, आपसे नेशनलिज्म की डेफिनेशन पूछी गई है। क्या पूछा गया बेटा आपसे? आपसे यहां पर पूछा गया है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेशनलिज्म। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन। नेशनलिज्म मतलब राष्ट्रीय भावना। नेशन
के लिए विचारधारा, एक राष्ट्र की विचारधारा, एक नेशन की आइडियोलॉजी, जहां पर हम क्या करते हैं, एक नेशन के लिए अपने कंसेंसस को इमर्ज करते हैं, कंट्री एक नेशन के लिए एक तरफ देखते हैं। तो क्या लिखा है देखो कि नेशनलिज्म रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कंसेंसियस। वननेस, एक इस तरह की फीलिंग इमर्ज होना कि हम सब एक हैं। एक टेरिटरी में रहने वाले लोग, एक एरिया में रहने वाले लोग, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रहने वाले लोग, ऐसे लोग जो सेम हिस्ट्री को शेयर करते हैं, उन सबके बीच में एक कॉमन आइडेंटिटी, एक वननेस, एक यूनाइटेडनेस, मतलब एक एकता, एक वननेस इमर्ज करना, उस फीलिंग को इमर्ज करना नेशनलिज्म होता है। कॉमन कंसेंसियस मतलब कि हमारी सबका, हम सब एक हैं, कॉमन है, हमारे अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं है। दैट इमर्जेज व्हेन पीपल, अच्छा अब ये फीलिंग कब जनरेट होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फीलिंग जनरेट कब होने लगती है? ये फीलिंग जनरेट होती है व्हेन पीपल लिविंग इन कॉमन टेरिटरी शेयर द सेम हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड। कब होगा ये? जब एक एरिया में रहने वाले लोग एक ही तरह का इतिहास, एक ही तरह का बैकग्राउंड, उनका कल्चर सब कुछ जब सेम होगा, जब उन चीजों का आपस में शेयर करने लगेंगे, तब जाकर ये फीलिंग इमर्ज होती है कि हाँ भाई हमारे अंदर कुछ कॉमन कंसेंसस है, हमारे अंदर एक वननेस है, और इसी आइडियोलॉजी को, इसी शेयरिंग ऑफ सेम हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड को नेशनलिज्म कहा जाता है। People may be speaking different language, but the love for their nation keep them together. लैंग्वेज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लैंग्वेज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भावना है कि हम सब एक हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं, वही लोगों को एक साथ बांध कर रखती है। अपने देश के लिए जो प्रेम है लोगों का, और यही प्रेम क्या कहलाता है? नेशनलिज्म कहलाता है। तो आई जस्ट होप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेशनलिज्म की जो डेफिनेशन आपसे पूछी गई है, वो डेफिनेशन अब आप बता सकते हैं क्या होता है नेशनलिज्म? कि नेशनलिज्म रेफर्स टू द फीलिंग ऑफ वननेस एंड कॉमन कंसेंसस that emerges when people living in a common territory share the same historical, political and cultural backgrounds. People may be speaking different languages, as in case of India, but the love for their nation keeps them together. लेकिन उनके देश के लिए उनका जो प्यार है वो उनको एक साथ जोड़कर रखता है। क्लियर? आगे बढ़ूं? कंफर्म? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्या लिखा है? What is the nation state? क्या क्वेश्चन है बेटा? व्हाट इज द नेशन स्टेट? ये क्वेश्चन भी आपका चैप्टर नंबर 1 से ज्यादा सूट करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को भी मैंने यहां पर लिया है। नेशन स्टेट का मतलब क्या है? तो नेशन स्टेट का मतलब है, नेशन स्टेट रेफर्स टू अ कंट्री, एक ऐसा देश विद वेल डिफाइंड डिलाइनेटेड बाउंड्रीज, जहां पर उस देश की बाउंड्रीज फिक्स हो, पता हो कि हाँ भैया ये इंडिया है तो ये इंडिया की बाउंड्रीज है, कि ये फिक्स है, इसके बाहर इंडिया नहीं है, तो वो नेशन स्टेट कहलाएगा। जब किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज पूरी तरह से क्लियरली डिफाइंड हो तो वो नेशन स्टेट कहलाएगा। रिजाइडेड बाय पीपल विद अ सिमिलर कल्चर, शेयर्ड हिस्ट्री एंड एथनिक कैरेक्टर। और इस जो फिक्स बाउंड्री है ना, इसके अंदर जो लोग रह रहे हैं, इनका कल्चर सेम हो, इनकी हिस्ट्री सेम हो, इनका एथनिक कैरेक्टर भी सेम हो, तब जाकर वो एक नेशन स्टेट की कैटेगरी में आता है। दूसरी बात क्या होता है नेशन स्टेट के अंदर? कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट ऐसी हो जिसको जनता द्वारा चुना गया हो। क्या हो बेटा? वहां की गवर्नमेंट एक ऐसी गवर्नमेंट हो जिस गवर्नमेंट को जनता द्वारा चुना गया हो। इट ऑल्सो सपोज्ड टू हैव ए गवर्नमेंट ऑफ इट्स चॉइस। इट्स चॉइस का मतलब है यहां पर पीपल्स चॉइस, मतलब उस देश के लोगों ने ही वहां की सरकार को चुना हो। इसके अलावा द पीपल इन अ नेशन स्टेट आर सपोज टू हैव यूनिटी, स्ट्रेंथ एंड कॉपरेशन। दूसरी बात, उस देश में रहने वाले लोग आपस में लड़े नहीं, फ्रेटर्निटी के साथ रहें, भाईचारे के साथ रहें, तब जाकर उसको हम किसी भी कंट्री को एक नेशन स्टेट की कैटेगरी में शामिल कर सकते हैं। तो आई जस्ट होप सबको एक क्वेश्चन भी समझ में आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट।
व्हाट इज अ नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट क्या होता है ये हमने समझ लिया, नेशनलिज्म क्या होता है ये समझ लिया। तो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि इन क्वेश्चंस को लिख लिख कर याद करें बेटा, 2 मार्क्स में आने वाला क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 को ज्यादा सपोर्ट करता है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है चैप्टर नंबर 2 में नहीं आ सकता। अब 4 नंबर का आएगा तो इन दोनों क्वेश्चन को मर्ज करके पूछ लेगा। डिफाइन नेशनलिज्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट, 2 क्वेश्चन मिलाकर एक साथ पूछ लिया, 2 + 2 हो गया ना 4 मार्क्स का। तो ऐसे भी बन जाते हैं क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं 4 ही नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन मिलाकर भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। और इसी वजह से इन दोनों क्वेश्चन को हमने अलग अलग यहां पर लिया है, इनको अलग अलग भी समझाया इसीलिए क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 को भी बिलोंग करते हैं, तो 2 मार्क्स में वहां से भी पूछे जा सकते हैं, और 4 नंबर में इन दोनों को मिलाकर एक साथ यहां पर भी पूछा जा सकता है। बेसिकली पूछने 2 क्वेश्चन है, आंसर यही लिखना है जो मैंने आपको यहां पर बता दिया है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वाज रोलेट एक्ट? क्या था भैया रोलेट एक्ट? थोड़ा सा आपको ना बहुत शॉर्ट में समझाता हूं। रोलेट एक्ट का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, और उस एक्ट के थ्रू था क्या कि किसी भी इंडियन को जिसके लिए सरकार को यह लगता है कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी समाज में लाएगा, सरकार की व्यवस्थाओं को ये चैलेंज करेगा, मतलब एक तरीके से वो रिवॉल्यूशनरी की तरह अगर गवर्नमेंट उसको देखती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उसको सरकार अरेस्ट कर लेगी और बिना किसी मुकदमे के उसको सीधे जेल में भेज दिया जाएगा। कोई उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला जाएगा, ना ही उस व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होगा। मतलब पुलिस इच्छा हो जिसको पकड़ सकती है, उसको पकड़कर जेल में डाल देगी और उसको कोई मुकदमा नहीं, कोई कुछ नहीं। होता क्या है, देखो एक नियम बताता हूं मैं, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई गुनाह करता है तो पुलिस का काम है सिर्फ उसको पकड़ के और उसको जज के सामने प्रेजेंट करना। पुलिस का काम सजा देना नहीं है, पुलिस का काम है केवल उस व्यक्ति को अरेस्ट करके और मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना, और मैजिस्ट्रेट के सामने एक सबूत प्रेजेंट करना कि हां भाई ये व्यक्ति गुनहगार है। और ये हमेशा से ऐसे ही होता है। लेकिन क्या समझ रहे हैं अपन कि रोलेट एक्ट में क्या किया गया? एक ऐसा एक्ट बना दिया गया जिसके तहत किस ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ऑथराइजेशन थी कि वो किसी भी व्यक्ति को सस्पेक्ट, मतलब अगर उसके ऊपर शक है, उसको संदेह है, तो केवल संदेह के आधार पर उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाएगा और बिना कोई मुकदमा चलाए उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो यही रोलेट एक्ट था, और यही हमने लिखा है बेटा। क्या लिखा है कि द रोलेट एक्ट ऑफ 1919 है ना, ऑथराइज्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन, गिरफ्तार करना और जेल में डाल देना, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, विदाउट ट्रायल, बिना मुकदमा चलाए, एंड कन्विक्ट हिम इन अ कोर्ट, और बिना उसको कोर्ट में प्रेजेंट किए उस व्यक्ति को सीधा जेल में डाला जा सकता है। द अथॉरिटीज could arrest an Indian without a warrant and could conduct his trial in seclusion। मतलब बिना वारंट के किसी भी भारतीय व्यक्ति को, अब देखो ना किसी को गिरफ्तार करने के लिए मजिस्ट्रेट का वारंट लगता है, वारंट नहीं है तो आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा बिना हम वारंट के, बिना पुलिस को कोई वारंट दिए, बिना पुलिस को के पास कोई अधिकार ही नहीं है गिरफ्तार करने का, और पुलिस फुल फ्लैश है कि वो किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर सकती है और उसको अपने टॉर्चर रूम में ले जा सकती है बिना कोर्ट की परमिशन के। ऑल्सो द एक्ट इंप्लाइड सीवर रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड सस्पेंशन ऑफ द राइट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस। मतलब लोगों का हिबिस कॉर्पस, हिबिस कॉर्पस क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। हिबिस कॉर्पस मतलब है कि हिबिस कॉर्पस वही होता है, मैंने बताया ना अभी आपको, हर व्यक्ति के पास ये अधिकार है कि अगर उसको पुलिस ने अरेस्ट किया है तो उसके पास अधिकार है कि पुलिस उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास प्रेजेंट करे। और ये जो अधिकार हर नागरिक को दिया गया है, दैट राइट इज नॉन एज हिबिस कॉर्पस। लेकिन ये अधिकार ही छीन लिया, किसी को कोई अधिकार ही नहीं है, लोगों को अधिकार नहीं है कि वो अपने इस बात के लिए लड़ सके कि भैया हमको तुमने अरेस्ट तो कर लिया लेकिन 24 घंटे हो गए, अभी तक तुमने हमको मजिस्ट्रेट के सामने पेश क्यों नहीं किया।
नहीं कर रही है पुलिस की इच्छा कि, और ये अधिकार कौन से एक्ट के थ्रू दिए गए, ये अधिकार दिए गए रॉलेट एक्ट के थ्रू. सो दैट्स ऑल अबाउट द रॉलेट एक्ट, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था. तो आई जस्ट स्टॉप. अब सारे बच्चे इसका आंसर लिख देंगे अगर आपके क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज रॉलेट एक्ट. और इसी एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट लॉन्च किया था. कौन सा मूवमेंट लॉन्च किया था बेटा? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च कर दिया था 1919 में. उन्होंने इसके लिए अनाउंसमेंट किया था. तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई है? बहुत बढ़िया. 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दिए हैं. आगे बढ़ते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? एक्सप्लेन द जलियांवाला बाग इंसिडेंट. बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आप इसको देखो, और ये आपके 4 मार्क्स में आने वाला एक निश्चित रूप से आने वाला क्वेश्चन है. और मैं आपको अब एक जानकारी देता हूं कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को मर्ज करके लिखना. अगर आपसे पूछ लिया जाए जलियांवाला बाग इंसिडेंट कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में. क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट ही हो रहा था. और आपको थोड़ा सा रॉलेट एक्ट के बारे में लिख दोगे, थोड़ा सा इस जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में लिख दोगे, तो आपका आंसर बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स यहां पर मिल जाएंगे. तो चलिए, वो रॉलेट एक्ट क्या था वो तो मैंने आपको बता दिया है. अब मैं आपको यहां पर बताता हूं जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स के बारे में अगर आता है तो आपको उसके बारे में कैसे लिखना है वो देखिए. कि द अरेस्ट of the national leaders Dr. Saifuddin Kichelaw and Dr. Satyapal on 10th April 1919 in connection with the protest against Rowlatt Act. क्या था कि रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट लॉन्च कर दिया था. सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने लॉन्च किया था. जलियांवाला बाग सत्याग्रह के नाम से था वो. और इस रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के नाम से था वो. और उस रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के अंदर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू किया, और उनमें बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलॉ, डॉक्टर सत्यपाल. ठीक है, इनको 10 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुल्म में की वजह से इनको किसने? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया. ध्यान देना, 10 अप्रैल 1919 को अरेस्ट कर लिया था. अब होता क्या है कि लेड टू परवेसिव एगिटेशन अमंग द पीपल ऑफ पंजाब. और इस अरेस्ट की वजह से जो पंजाब के लोग थे ना, उनके अंदर एक बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था कि भाई हमारे लीडर्स को हम तो केवल हमारे जो मोर्चा निकाल रहे हैं, और इस मोर्चे को अगर आप प्रोटेस्ट को आप दबाना चाहते हो तो पूरा अत्याचार है. और इस बात को लेकर पंजाब के लोगों के मन में बहुत गुस्सा बढ़ गया था. आगे लिखा है उसी वजह से अब 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन, बैसाखी जानते हो ना, पंजाबियों का, सिखों का सबसे बड़ा त्योहार होता है बैसाखी. ठीक है, बैसाखी का दिन था. पंजाब में अमृतसर के आउटसाइड में एक गार्डन है जिसका नाम है जलियांवाला बाग गार्डन. वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए. अब जो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे ना, उन बहुत सारे लोगों में से अधिकांश लोग तो वो थे जो कि वहां पर बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे, बैसाखी का मेला देखने आए थे. उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई इंसिडेंस भी चल रहा है. कुछ सत्याग्रही भी वहां पर गए थे. अब इस बात की सूचना मिलती है जनरल डायर को. जनरल डायर को लगता है कि यार ये सत्याग्रही इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, जरूरी है पंजाब में कुछ बड़ा करने वाले हैं. तो जनरल डायर पहुंचता है, चारों तरफ से गेट को सीज कर देता है और उन लोगों के ऊपर ओपन फायर करना शुरू कर देता है. दैट वाज द इंसिडेंस ऑफ जलियांवाला बाग इंसिडेंस. तो वही होता है कि ऑन 30 अप्रैल 1919, that is Baisakhi day, people gathered in Jallianwala Bagh to protest against these arrests. लेकिन सभी लोग जितने वहां पर इकट्ठे थे, सब लोग इस प्रोटेस्ट के लिए नहीं थे. कुछ लोग वहां पर बैसाखी का मेला एंजॉय करने आए थे और कुछ लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने आए थे कि इन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया. द पीसफुल गैदरिंग वॉज अटेंडेड बाय एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस. बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब थे वहां पर. The military commander of Amritsar, General Dyer, came to the park with some soldiers and blocked the only entrance of the park. एक ही रास्ता था, उसको भी उसने ब्लॉक कर दिया. He then ordered the man to open fire. The man का मतलब यहाँ पर सिपाही है, जो भी उसके साथ सिपाही आए थे उन सबको जनरल डायर ने क्या किया? अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया. और रिजल्ट क्या निकलता है?
उसका रिजल्ट निकलता है कि द फायरिंग लास्टेड फॉर 10 मिनट्स। अब सोचो 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चल रही है, कितने हजारों लाखों लोग उसके अंदर मरे होंगे। मैंने एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं उसके अंदर कि जलियांवाला बाग में ना कुआं है ना, वहां पर बाग के बीचों बीच ना एक वेल है, एक कुआं है। अब क्या था कि कोई व्यक्ति ने देखा कि यार मैं इस कुएं में अगर कूद जाऊंगा तो गोलियों से मेरा कुछ नहीं होगा, तो वो एक व्यक्ति कूदा। अब एक व्यक्ति कूदा तो बहुत सारे लोगों को लगा हम भी कूद जाते हैं, तो एक व्यक्ति कूदा तो सेफ था। लेकिन जब सारे के सारे लोग अंधाधुंध कूदने लगे तो जैसे एक व्यक्ति यहां पर आया, धीरे 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 ये स्थिति ये बन गई कि लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे, तो जो नीचे वाले लोग थे सब दबके ही मर गए। तो गोलियों से तो मरे जो मरे, हजारों लोग क्या हो गए वहां पर, इस एक दूसरे के ऊपर कूदकर गिरने की वजह से भी मर गए थे वहां पर। तो 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली एंड किल्ड हंड्रेड्स ऑफ पीपल एंड वाउंडेड थाउजेंड्स। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों लोग उस घटना के अंदर घायल हो गए। People were outraged over the massacre and there were several strikes and clashes। अब इस घटना का पूरे पंजाब में एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आया, लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था। पूरे पंजाब में, इवन पूरे नॉर्थ इंडिया में जगह जगह हड़तालें, जगह जगह पुलिस और आम जनता के बीच में कई तरह की झड़पें देखने को मिली, कई तरह के क्लैशेस भी देखने को मिले। और रिजल्ट हुआ कि मार्शल लॉ, जिसको कि आज की डेट में कर्फ्यू कहा जाता है, कि 15 अप्रैल 1919 को पंजाब के अंदर वापस से क्या लगा दिया गया, मार्शल। वापस से बोला हूं, उसके पहले भी मार्शल लॉ लगा हुआ था, लगा दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर expressed the pain and anger of the country by renouncing his knighthood। उन्होंने इस घटना को सबसे शर्मनाक घटना बताते हुए कहा कि यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ऐसा देश में नहीं होना चाहिए था। बड़े बड़े लीडर्स ने इसकी निंदा की। दैट वाज ऑल द जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। आज स्टॉप कि सबको यहां तक बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को आप लिख लिख कर याद करना शुरू करें बेटा, तभी आपके लिए सारे क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं, बेनिफिशियल रहने वाले हैं। बार बार लिख लिख के याद करते रहो, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लिखना कैसे है, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास यहां पर मैं अवेलेबल करवा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, चेक करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि व्हाई वाज द खिलाफत मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी इन 1919। याद करो कि जब रॉलेट एक्ट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग इंसिडेंट, उसके बाद चौरी चौरा, उसके बाद जलियांवाला बाग सत्याग्रह इंसिडेंट से जो सत्याग्रह चालू किया था महात्मा गांधी ने, जब वो फेल हो गया था, तो उस समय महात्मा गांधी को एक बात समझ में आई। वो बात ये समझ में आई कि अगर इंडिया में किसी भी मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाना है, अगर सक्सेसफुल मूवमेंट बनाना है, तो जरूरी है कि सबको एक साथ लेकर चला जाए। और स्पेशली हिंदू एंड मुस्लिम्स, इन दोनों को एक ही अम्ब्रेला में लाना बहुत जरूरी है। अगर हम इन दोनों को एक अम्ब्रेला में नहीं लेकर आ पाए, इन दोनों को साथ में लेकर नहीं आ पाए, इन दोनों को एक साथ लाकर हम काम नहीं कर पाए, तो कुछ होने वाला नहीं है, कोई बेनिफिट उसका फिर नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि वो बिखरे हुए रहेंगे। एक साथ मिलकर जब तक मूवमेंट नहीं बनेगा तब तक कोई बात बनेगी नहीं। तो उसी समय, अब यही वो टाइम पीरियड है जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ऑटोमन एम्पायर टर्की है वो हार गया था। तो उस समय ब्रिटिशर्स टर्की के ऊपर एक ट्रीटी इंपोज करने वाले थे, जिसके तहत जो ऑटोमन एम्पायर का हेड था, जिसको कि टर्की का हेड जिसको हम कहते हैं, जो कि पूरे वर्ल्ड का रिलीजियस हेड था इस्लामिक रिलीजन का, और जिसको कहा जाता था खलीफा। तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह जो मुस्लिम्स थे, वो लोग उस खलीफा की पोस्ट को बचाने के लिए जगह जगह आंदोलन कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के खिलाफ अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहे थे कि ऐसा ना हो। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, समझने वाली बात है। सिर्फ इतनी सी बात समझने वाली कि एक्चुअल में क्या होता है कि भाई जो ब्रिटिशर्स है उनकी महात्मा, वो तो उधर से वो प्रयास कर ही रहे, इधर से इंडिया में मुस्लिम्स भी लग रहे हैं कि भैया कैसे भी करके इस खलीफा की पोस्ट को बचाया जाए। तो महात्मा गांधी को लगा कि ये सबसे अच्छा मौका है। अगर हम हिंदूज
मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे तो बदले में मुस्लिम्स को भी अपने साथ मिलाया जा सकता है हिंदूज के साथ मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होगा जो कि मुस्लिम्स के लिए खिलाफत मूवमेंट कहलाएगा और हिंदूज के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहलाएगा, क्योंकि दोनों मूवमेंट अल्टीमेटली थे किसके अगेंस्ट? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही थे। सो दैट वाज the reason that why the Mahatma Gandhi launched the Khilafat movement or helped the Muslims to launch their Khilafat movement। तो क्या लिखा है? अभी खिलाफत मूवमेंट इंडिया में बात करें तो इंडिया में कौन चला रहा था? अली ब्रदर्स। दो मेन प्रोमिनेंट लीडर्स थे, मुस्लिम लीडर्स, एक थे शौकत अली और एक थे मोहम्मद अली। इन दोनों की लीडरशिप में इंडिया में मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। खिलाफत मूवमेंट was formed under the leadership of मौलाना शौकत अली एंड मोहम्मद अली। इट्स ऑब्जेक्ट क्या था? मैंने बताया, रिस्टोरेशन द पोस्ट ऑफ हेड ऑफ इस्लामिक रिलीजन ऑफ वर्ल्ड या सुल्तान ऑफ टर्की, जिसको क्या कहा जाता था? खलीफा। इसकी पोस्ट को बचाए रखना। Gandhi decided to exchange support to the Khilafat movement as he viewed it as a golden opportunity for bringing Muslims and Hindus together on the national front। गांधी जी को लगा कि बोले ये अच्छा मौका है हिंदूज को और मुस्लिम्स को एक साथ लेकर आने का। He successfully persuaded the Khilafat committee to accept the non-violent, non-cooperation movement। तो उन्होंने खिलाफत कमेटी, जो कि जिसके हेड कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, इन दोनों को उन्होंने राजी कर लिया कि भैया आप हमारे साथ आ जाओ, मिल जाओ, हम एक नॉन वायलेंस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। movement is the only effective way for the governance accepts demand। और यही तरीका है कि हिंदूज की डिमांड मुस्लिम्स की डिमांड को जब एक साथ मिलकर रखा जाएगा तभी ब्रिटिश सरकार इन दोनों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए मजबूर होगी। क्लियर? तो ये था आपका पूरा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। आपको समझ में आ गया होगा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के पीछे का उद्देश्य क्या था, सारी चीजें क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बेटा वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या है आपका कि एग्जामाइन द मेथड्स अडॉप्टेड बाय इंडियंस ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पर इंडियंस ने क्या क्या तरीके अपनाए इस मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो देखो याद होगा क्या था कि ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे, जो भी उन्होंने टाइटल्स दिए वो उनको लौटा दिए जाएंगे, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया जाएगा, फॉरेन क्लॉथ्स को जला दिया जाएगा, लिकर शॉप्स को पिकेट किया जाएगा। यही तो तरीके थे और वही चीजें आपको यहां पर लिखनी है। क्या लिखा है कि द मेथड्स अडॉप्टेड बाय इंडियंस ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आर। क्या क्या मेथड्स थे? पहला, दे रिटर्न्ड द टाइटल्स गिवन अवॉर्डेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो भी टाइटल अवार्ड मतलब दिए हैं, जो भी है, उन सबको लौटा दिया इंडियंस ने। इसके अलावा इंडियंस बाइकॉटेड द सर्विसेज गिवन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लाइक सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस एटसेट्रा। कोई भी इंडियन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर किसी भी पोस्ट पर काम कर रहा है तो वो तुरंत प्रभाव से उस पोजीशन को क्या कर देगा? छोड़ देगा। बाइकॉटेड द फॉरेन गुड्स, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाएगा। और स्लोली इट बिकम ए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और बाद में मतलब धीरे धीरे यही मूवमेंट आगे जाकर क्या बन गया? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की तरह देखा गया। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक आपको। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस की थोड़ी डिटेलिंग करके लिख दोगे आप तो यही क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का बन जाएगा। 3 मार्क्स में भी इतनी डिटेल तो मन को लिखनी होती है, थोड़ा सा इन्हीं को डिटेल में लिख दोगे तो आपके 4 मार्क्स में भी आराम से अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट एनी 4 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। देखो ये क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि क्या रीजंस थे जिनकी वजह से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म का जो मूवमेंट बढ़ा। कुछ उसी तरह के रीजन हमको यहां पर देखने को मिलेंगे कि इंडिया में नेशनलिज्म क्यों बढ़ावा देने वाले इंपॉर्टेंट 4 फैक्टर्स कौन कौन से थे। सबसे पहला, Where are the 4 factors responsible for the growth of nationalism in India? इसमें सबसे पहला क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिया में डेवलपमेंट हो गया, ट्रांसपोर्ट बढ़िया, कम्युनिकेशन बढ़िया, तो लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अपना जो साधन है, अपने जो संसाधन है, अपनी बातें वो आगे बढ़ा सकते हैं। उनको एक जरिया मिल गया, थोड़ी सी स्पीड बन गई उनके मूवमेंट की। दूसरा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। अंग्रेज हमारे यहाँ पर क्या कर रहे थे? ब्रिटिशर्स हमारे किसानों को परेशान कर रहे थे, इकोनॉमिकली उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इससे परेशान हो चुके थे हम लोग। इंपैक्ट ऑफ इंटरनेशनल इवेंट्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, यूरोप के अंदर जो रिवॉल्यूशन होते हैं उनका एक इंपैक्ट था, उनकी आइडियोलॉजी स्प्रेड होने लगी थी। और सोशल एंड
रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, चैप्टर नंबर 5 हिस्ट्री का या पढ़ के आए हो प्रिंट कल्चर की वजह से या किसी भी वजह से, उस समय हमारे यहाँ पर कई तरह के सोशल रिफॉर्म शुरू हो गए थे, रिलीजियस रिफॉर्म शुरू हो गए थे, उनका भी लोगों के समाज के ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और जिसका रिजल्ट हमको ये देखने को मिला। क्लियर? तो ये रीजन आप लिख देंगे, 4 नंबर में आता डिटेल में लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं बेटा, इन सारे क्वेश्चंस को लिख लिख के याद करो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्या दिया है क्वेश्चन में, अच्छे से समझना बेटा। एक्सप्लेन द कंडीशंस ऑफ प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। अच्छा क्वेश्चन है। हमारे यहां पर जब ब्रिटिश रूल था तो उस समय जो प्लांट्स में काम करने वाले वर्कर्स थे, जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनकी क्या स्थिति थी, उनकी कंडीशन क्या थी, उसके बारे में आपसे यहां पर पूछा गया है। प्लांटेशन वर्कर्स थे कौन स्पेशली? पहली बात तो प्लांटेशन सिस्टम ही डेवलप कैसे हुआ, ये स्टोरी आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो। था क्या कि जो जंगल हुआ करते थे, इन जंगलों को, इन फॉरेस्ट को ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, एक फॉरेस्ट पॉलिसी बनाकर फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन एक्ट उन्होंने बनाया और उसके थ्रू जितने भी फॉरेस्ट थे उनको रिजर्व कर दिया। इन जंगलों में रहने वाले ट्राइब्स को अपने घरों से एक तरीके से बाहर निकाल दिया और वहां पर बड़े बड़े प्लांट बना दिए। इन प्लांटों में काम करने के लिए जो पुअर एरियाज थे, गरीब जगह जो थी, वहां से लोगों को लाया जाता और जबरदस्ती उनको वहां पर बिठाया जाता था। तो बस देखते हैं क्या है यहां पर कि ट्राइबल्स हु यूज्ड टू लिव इन द फॉरेस्ट वर फोर्स्ड टू सर्व इन प्लांटेशंस। और इन जंगलों में जो पहले ट्राइबल एरियाज रहते थे, जो ट्राइब्स रहा करते थे, इन ट्राइब्स को मजबूर किया गया कि भैया इन्हीं को क्या करना पड़ेगा, इन प्लांटेशंस के अंदर काम करना पड़ेगा। व्हेन दे वर बार्ड फ्रॉम लिविंग इन द फॉरेस्ट, और अगर वो काम नहीं करते हैं तो जंगलों में उनको रहने की परमिशन भी नहीं थी। ऑफन लेबर वाज आल्सो brought in from lower plains to the hill as indented labor। इंडेंटेड लेबर वाला कंसेप्ट आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है कि बंधुआ मजदूर बनाकर उनको लाया जाता था। कहां से? मैंने बताया ना, गरीब जो स्टेट थे, जैसे बिहार हो गया, यूपी हो गया, झारखंड हो गया, यहां पर जो एक मतलब ज्यादा काम नहीं था, लोग यहां पर परेशान थे, इनको मजबूरी में ले आते थे यहां पर। प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। इन लोगों को अपना प्लांटेशन छोड़कर जाने की मतलब ये अपने घर भी नहीं जा सकते थे, इनको प्लांटेशन एरिया छोड़कर कहीं भी जाने की परमिशन नहीं थी। बोथ द पुलिस एंड द प्लांटेशन ओनर्स बीट द वर्कर्स रेगुलरली। अत्याचार किया जाता था इनके साथ, इनको जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती इनको मारना पीटना, कई तरह की इस तरह की हरकतें यहां पर देखने को मिलती थी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। सारे बच्चे लिख लेंगे, याद कर लेंगे। चलिए, तो आज हम आपको इतने ही क्वेश्चन कराएंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर से रिलेटेड और क्वेश्चंस हम आपको नेक्स्ट पार्ट में, इसका पार्ट बी जो कि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, उसके अंदर मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। आपसे मैं बार बार कह रहा हूं कि इन क्वेश्चंस को लिख लिख कर याद करो बेटा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बात है नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।